पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। पहली बार पाकिस्तान ने इस बात को कबूल किया है। पाकिस्तान ने आतंकियों की एक नई लिस्ट जारी की है, इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। पाकिस्तान ने दाऊद का पता कराची का व्हाइट हाउस बताया है। दरअसल एफटीएफ की निगरानी की लिस्ट से बाहर आने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट जारी की है, इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। कराची के क्लिफ्टन इलाके के व्हाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम रहता है। दाऊद इब्राहिम मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। उस पर 1993 में मुंबई में बम धमाके करवाने का आरोप है। मुंबई धमाके के बाद वो परिवार समेत मुंबई से भाग गया था। दाऊद का नाम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। भारत ने कई बार सबूत दिया कि वो पाकिस्तान में कराची में रहता है, आईएसआई के साये में रहता है, लेकिन जब दबाव बना दुनिया का कि वो आतंकवादी लिस्ट में ना आ जाए पाकिस्तान, तो उसने सबकी लिस्ट दी है। दाऊद इब्राहिम को तुरंत भारत के हवाले पाकिस्तान को करना चाहिए और पूरे दुनिया को पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। दाऊद इब्राहिम यानी वो शख्स जो पिछले 27 साल से भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए एक छलावा बना हुआ है और अब उस पर पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा आया है। पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट में दाऊद का नाम डाला है और ये माना है कि उसके 5 पासपोर्ट और 3 पते हैं। पहली बार पाकिस्तान ने दाऊद को आतंकी भी माना और उसके पते और पासपोर्ट की जानकारी भी दी है। दाऊद लंबे समय से पाकिस्तान में पनाह लिए बैठा है। दाऊद इब्राहिम कासकर यानी वो शख्स जो हिंदुस्तान को अपने नापाक मंसूबों से दहला चुका है। दाऊद इब्राहिम कासकर यानी वो शख्स जिसने हिंदुस्तान को एक ना भूल पाने वाला जख्म दिया है। जी हां, यह वही शख्स है जिसने अंडरवर्ल्ड में शुरुआत तो एक छोटे से गैंगस्टर के तौर पर की थी, लेकिन देखते ही देखते वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन साल 1993 में भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल बम धमाके कर डी कंपनी ने आतंकवाद की एक नई परिभाषा लिख दी थी। मुंबई के सीने पर डी कंपनी का ये वो धमाका था जिसने पूरे हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार चेहरे दाऊद इब्राहिम को लोगों के सामने ला दिया था। वो दाऊद इब्राहिम जो अंडरवर्ल्ड की बादशाहत के बूते रंगदारी, किडनैपिंग, फिरौती, मटका और स्मगलिंग जैसे तमाम काले धंधों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा था। लेकिन 1993 के धमाके ने मुंबई से उसकी जमीन खिसका दी और दाऊद का नया ठिकाना बना पाकिस्तान का कराची शहर, जहां से उसने अपने तमाम काले धंधों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान से नफरत की वजह से दाऊद को कराची में साथ मिला आईएसआई का। यूं भी पाकिस्तान में रहकर आईएसआई का साथ देना दाऊद की मजबूरी बन गई। मुंबई धमाकों के जरिए दाऊद आतंक से तो पहले ही जुड़ चुका था, अब आईएसआई की शह पर उसने सीधे तौर पर अपनी काली कमाई से आतंकवाद की फंडिंग शुरू कर दी। पिछले 2 दशकों से कराची में बैठकर दाऊद कितना बड़ा क्राइम सिंडिकेट चला रहा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 3 पर है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक दाऊद के 5000 गुर्गों वाला क्राइम सिंडिकेट दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आपराधिक गिरोह है, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। डी कंपनी के नाम ड्रग्स की तस्करी से लेकर सुपारी किलिंग तक जैसे जुर्म दर्ज हैं। डी कंपनी का नेटवर्क भारत, पाकिस्तान, नेपाल से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं, डी कंपनी ड्रग्स की तस्करी में अल-कायदा की मदद करती है, जिसके सबूत अमेरिकी सरकार के पास मौजूद हैं। दाऊद इब्राहिम 90 के दशक में मुंबई से दुबई फरार हुआ था। 1992 में दुबई में उसकी मुलाकात सईद आरिफ से हुई। सईद आरिफ ने ही दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पनाह में पहुंचाया और मुंबई सीरियल ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के बाद आईएसआई की मदद से दाऊद इब्राहिम ने अपना हेडक्वार्टर कराची में बना लिया।
सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन अब भी दाऊद इब्राहिम के मुंबई और दुबई कनेक्शन का फायदा उठा रहे हैं, चाहे भारत में आतंकवादी हमलों के लिए गुर्गों की तलाश हो या फिर धमाकों के लिए पैसों का इंतजाम। आतंकवादियों का सबसे बड़ा सहारा दाऊद इब्राहिम और उसका नेटवर्क ही है। मेरे मुताबिक दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान में लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के कमांडोज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा यूजफुल आदमी है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि दाऊद इब्राहिम अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन को भी पैसे देकर उसको फाइनेंस करता है और अल-कायदा ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से दोस्ती कर ली है। जानकारों के मुताबिक अब एलओसी पार करके भारत में दाखिल होने में आतंकवादियों को मुश्किल आ रही है। ऐसे में वो बांग्लादेश, नेपाल और खाड़ी देशों में फैले दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल कर भारत में घुस सकते हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम सोहना रोड पर पुल का एक हिस्सा गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। 6 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने का काम चल रहा था और तभी यह हादसा हुआ और पुल का एक हिस्सा अचानक भर-भरा कर जमीन पर गिर गया। जिस जगह ये हादसा हुआ वहां दोनों तरफ सड़कों पर कई गाड़ियां भी गुजर रही थीं। गनीमत रही कि कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। तो जैसे धमाका से उड़ा ना, हम लोग बाहर आकर देख रहे थे, ये पुल गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के साथ राहत और बचाव की टीम वहां पहुंच गई। हालांकि किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। कई लोग इस घटना का वीडियो बनाते भी नजर आए। मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी के तेज बहाव के बीच फंसे एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। भारी बारिश की वजह से वो आदमी पानी के तेज बहाव में एक पुल के पास फंस गया, जिसे मशीन और रस्सी की मदद से आसपास के लोगों ने बचाया। खबर है कि अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी लोहे के जाल को कई घंटों से पकड़कर खड़ा था, जिसके बाद वहां मशीन बुलाई गई और फिर रस्सी की मदद से वो आदमी मशीन के पास पहुंचा। हालांकि ये काफी खतरनाक भी था, क्योंकि वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर एक पल के लिए भी उसका हाथ छूट जाता तो उसका बहना तय था। काफी मशक्कत के बाद वो आदमी सुरक्षित किनारे तक पहुंचा, जिसके बाद उसने लोगों का आभार जताया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां तेज बारिश होती रही। दिल्ली से पकड़े गए आईएस आतंकी अबू यूसुफ की निशानदेही पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अबू यूसुफ के पिता मोबिन, उसके चचेरे भाई फारूक के अलावा एक और शख्स को हिरासत में लिया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन तीनों को बलरामपुर के उतरौला इलाके से हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस आतंकी को लेकर यूपी के बलरामपुर उसके घर पहुंची थी। आईएस आतंकी अबू यूसुफ 2 ऐप के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात करता था। पकड़े गए आतंकी अबू यूसुफ को लेकर के एटीएस की टीम सबसे पहले उसके गांव पहुंचती है। वहां पर काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे तक जांच पड़ताल की गई है। उसमें तमाम आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद होने की सूचना मिल रही है। उसके बाद वो अबू यूसुफ की निशानदेही पर एटीएस और लोकल पुलिस कोतवाली उतरौला कस्बे में, जो लगभग उसके गांव से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहां लेकर के आती है। वहां पर एक जगह छापामारी करती है। वहां से 2 लोगों को, एक चाचा और भतीजे को गिरफ्तार करती है। उसके बाद उसी मोहल्ले में आगे जाकर के एक और लोगों की उनकी निशानदेही पर और यह पूछताछ कर रही है कि आखिर जो बारूद बरामद किए गए हैं, जो बारूद उसके घर पर मिला है, वह बारूद कहाँ से उसको मिलता था। उसी निशानदेही पर एटीएस और दिल्ली पुलिस और लोकल पुलिस तहकीकात कर रही है। अयोध्या में अभी राम मंदिर बनना शुरू ही हुआ है, लेकिन इसको लेकर देश में दुश्मनों में खलबली मच गई है। चीन हो या पाकिस्तान, राम मंदिर जैसे बड़े और गंभीर मुद्दे पर देश की एकजुटता उन्हें रास नहीं आ रही। लिहाजा अयोध्या में अशांति फैलाने की पूरी नापाक कोशिशों की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकवादी ने कबूल किया है कि उसके निशाने पर दिल्ली के साथ रामनगरी अयोध्या भी थी। तारीख और समय सब तय था। आतंकवादी अपने हमले को अंजाम देने ही वाले थे कि उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। राम जी का ये संदेश है, वै बिनु होई न प्रीति।
अयोध्या पर आतंकी हमले का पर्दाफाश। आतंक के निशाने पर थी श्री राम की नगरी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकवादी। शिलान्यास स्थल पर बम गिराने की साजिश थी। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो इशारा किया था उसका असर दिल्ली में दिखा। ये भी श्री राम की नीति है, भय बिनु होई न प्रीति। दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस के एक आतंकवादी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। फिर भय से ग्रसित होकर गिरफ्तार आतंकवादी ने अपने सारे राज खोल दिए और सामने आया एक ऐसा घिनौना सच जो हिंदुस्तान के दुश्मनों की घटिया सोच को बताता है। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी ने कुछ देर की पूछताछ के बाद ही स्पेशल सेल के सामने सब कुछ उगल दिया। स्पेशल सेल की पूछताछ में इस आतंकी ने खुलासा किया कि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके आईएसआईएस के निशाने पर थे। इतना ही नहीं, अयोध्या में भी आईएसआईएस एक बड़े हमले की साजिश को अंजाम देना चाहता था। यही नहीं, बलरामपुर का रहने वाला ये आतंकी अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी भी कर चुका था। यही वजह है कि स्पेशल सेल की टीम अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छापेमारी कर रही है। ये जो बीच में जीन्स और शर्ट पहने मुंह पर गमछा बांधे शख्स दिख रहा है, यही है आईएसआईएस का वो आतंकवादी जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। इस आतंकवादी का नाम अबू यूसुफ है। इसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। इसके पास से 2 आईईडी बरामद की गई। साथ ही इसके पास एक पिस्टल, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन भी थे। पुलिस के मुताबिक ये एक प्रशिक्षित आतंकवादी है। इसने अपना जो सिस्टम है, जो इसका एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ये इसने एक बार गांव में चला के देखा है कि चलता है कि नहीं। वो ये बता रहा है कि इसने अपने गांव में कई महीने पहले ट्राई करके दिया था। बीच में फिर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के कारण इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था और 15 अगस्त के आसपास इसने अटैम्प्ट किया था कि दिल्ली में एक अटैम्प्ट लिया जाए, बट यहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसकी हिम्मत नहीं हुई, ये मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फाइनली कल जब ये आया तो ये पकड़ा गया। दिल्ली से पकड़े जाने पर अबू से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पहले इसने एक शातिर की तरह पुलिस अधिकारियों को खूब परेशान किया। सवालों के उल्टे सीधे जवाब दिए, अपने 6 जगह ठिकाने बताता रहा, लेकिन पुलिस ने अपना रंग दिखाया तो भय से इसकी हालत खराब हो गई। फिर उसने सारे राज उगल दिए। दिल्ली से गिरफ्तार अबू यूसुफ ने अपने कई राज बताए। ये भी बताया कि उसने दिल्ली में रेकी कर ली थी और कई घटनाओं को अंजाम देना था। लेकिन अबू यूसुफ के मुंह से अयोध्या का नाम सुनकर सभी अधिकारी चौंक पड़े। उसके बाद अबू ने जो बताया उसे सुनकर अधिकारी दंग रह गए। जिस अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर की नींव रखी थी, जहां आज भी भारी तादाद में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, अबू और उसके आतंक के आकाओं ने उस अयोध्या को अपने निशाने पर ले रखा था। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थी अयोध्या नगरी। 5 सितंबर तक हमले की साजिश रची गई थी। मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर हमला करना था। अबू के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश से बदला लेना चाहता था। अबू दंगा करने वालों की संपत्तियों की कुर्की वाले कानून से भी नाराज था। गिरफ्तार आतंकवादी अबू यूसुफ के मुताबिक उसके आकाओं ने राम मंदिर, सीएए और दंगाइयों की संपत्ति कुर करने समेत उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर कहानियां सुनाई थी और उसे भड़काया था और इन्हीं सब मसलों का बदला लेने के लिए उसे भेजा गया था। लेकिन अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ धारा का धारा रह गया। आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद से ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सुरक्षा
बढ़ा दी गई है। नेपाल के बॉर्डर पर निगरानी चौकस है। हर संदिग्ध की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और थोड़ा सुदृढ़ कर दिया गया है, विशेष करके ये क्योंकि त्योहारों का समय है, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान पर चेक करना, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी करना, संदिग्ध स्थानों के ऊपर विशेष नज़र रखना, इसके लिए काफ़ी हम लोग अलर्ट कर दिए हैं। नेपाल बॉर्डर में एसएसबी के साथ मिलकर हम लोग विशेष सुरक्षा, विशेष चौकसी रख रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से रख रहे हैं। 15 अगस्त से पहले भी अलर्टनेस जारी हुआ था और इस परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको रख रहे हैं। ये आतंकवादी इतना शातिर है कि जब शुक्रवार की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पर दबिश डाली तो इसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवानों के सामने इसकी एक नहीं चली। लेकिन पुलिस के सामने इसके 2 आईईडी को डिफ्यूज करने की चुनौती थी। भारत माता की जय नारे के साथ मौके पर पहुंची एनएसजी की बम डिस्पोजल यूनिट ने 1 मिनट में दोनों आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी के पास से बरामद 2 आईईडी को बुद्धा पार्क में डिफ्यूज किया गया। देखिए, उसी जगह पर हम मौजूद हैं, पार्क के अंदर, जहां मिट्टी के अंदर डालकर उन बमों को डिफ्यूज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्डन किया गया है, एक गड्ढा किया गया, उसके बाद इन जो बम बरामद हुए थे आतंकी के पास से उन्हें डिफ्यूज किया गया है मिट्टी में दबाकर। आसपास देखेंगे आप, स्पेशल सेल के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अबू यूसुफ का संबंध अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादियों के साथ था। यह अफगानिस्तान के अपने साथियों से संपर्क के लिए इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल करता था। अबू और उसके साथियों को उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में आतंकी हमलों को अंजाम देना था। भारत से बाहर अबू के एक साथी आतंकवादी का भी पता लगा लिया गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दिल्ली से जिस आईएसआईएस के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है उसके निशाने पर उत्तर प्रदेश की अयोध्या थी। वही अयोध्या जिसके नाम का डंका इस समय पूरे देश में बज रहा है, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आतंक के सौदागरों को भारत की ये खुशी रास नहीं आ रही। दिल्ली से किसी आईएसआईएस के आतंकवादी का पकड़े जाना यह साबित करता है कि देश में अभी भी आईएसआईएस मॉड्यूल सक्रिय है, जिसके तार उस इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्लान से जुड़ता है जिसे कभी अबू बकर अल बगदादी ने तैयार किया था। बगदादी ने खुरासान प्लान के तहत अपने इस्लामिक स्टेट की सीमा एशिया तक बढ़ाने की साजिश रची थी, जिसमें भारत उसके लिए सबसे अहम टारगेट था। बगदादी तो मारा गया, लेकिन उसका ब्रिगेड आज भी भारत में सक्रिय है। मार्च 2017 को 11 घंटे तक चली मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आतंकवादी सैफुल्लाह को लखनऊ में मार गिराया था। उससे मिले दस्तावेजों से पुलिस को पहली बार एक शब्द से पाला पड़ा। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, इसका क्या मतलब होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान एक साजिश का नाम है जिसे कभी आईएसआईएस के चीफ बगदादी ने रचा था। इसके तहत बगदादी अपना साम्राज्य सीरिया से आगे एशिया तक फैलाना चाहता था, जिसमें उसकी पसंदीदा जगह थी भारत। मतलब ये कि भारत आईएसआईएस के निशाने पर था और अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बगदादी ने भारत में अपना एक ब्रिगेड तैयार किया था। बगदादी तो मारा गया, लेकिन उसका मॉड्यूल और ब्रिगेड आज भी भारत में सक्रिय है।
दिल्ली से पकड़ा गया ISIS आतंकवादी अबू यूसुफ का कनेक्शन भी उसी खुरासान मॉड्यूल से हो सकता है और इसके तार जुड़ते हैं मुंबई से। 13 जुलाई को NIA ने पुणे से ISIS आतंकी महिला सादिया और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया था। सादिया के मुताबिक आतंकी संगठन ISIS भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के फिराक में था। सादिया ने यह भी बताया है कि ISIS के निशाने पर दिल्ली और मुंबई जैसे 2 बड़े शहर थे। अब दिल्ली में एक आतंकी पकड़े जाने से यह साफ होता है कि आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटे थे। सादिया भारत में ISIS के लिए नौजवानों को शामिल करने का काम करती थी। माना जा रहा है कि दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी भी उसी का एक हिस्सा हो। माना यही जा रहा है कि ये सारे तार आपस में जुड़े हैं और इसका नाता कहीं ना कहीं बगदादी के उसी खुरासान मॉड्यूल से हो सकता है जिसका सपना देखते हुए बगदादी इस दुनिया से चला गया। फिर भी ये पहली बार है कि उत्तर भारत में पहली बार ISIS के मॉड्यूल का कोई आतंकवादी IED के साथ पकड़ा गया। ISIS का केरल से गहरा नाता रहा है। NIA आज भी इसकी जांच कर रहा है। केरल का कासरगोड इलाका ISIS की भर्ती के लिए खासा कुख्यात रहा है। इसी साल 25 मार्च को अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारे पर आत्मघाती हमला किया गया था। उस हमले में शामिल आतंकवादी के तार भी केरल के कासरगोड से जुड़ रहे थे। हालांकि अभी भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन इससे इतना तो साबित होता ही है कि भारत में ISIS का खुरासान मॉड्यूल आज भी जिंदा है। दिल्ली से 9 मार्च को हिना बशीर और उसके पति को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि हिना और उसके पति का नाता ISIS के खुरासान मॉड्यूल से था। इसके अलावा पुणे से 22 साल की लड़की सादिया अनवर भी पकड़ी गई थी। उसका भी संबंध ISIS के खुरासान मॉड्यूल से बताया जा रहा है। बगदादी के बाद भी ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्लान को अमली जामा पहनाने में जुटा है, जिसके तहत एशिया के तमाम मुल्कों में आतंक का जाल फैलाया जा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं मुल्कों से बगदादी ब्रिगेड को संजीवनी मिलने की उम्मीद है। बगदादी की मौत के बाद ISIS का बोरिया बिस्तर करीब करीब सीरिया से सिमट चुका है। फिलहाल ISIS ने अफगानिस्तान को अपना अड्डा बनाया है और यही वजह है कि दिल्ली से पकड़े गए आतंकवादी अबू यूसुफ का कनेक्शन भी अफगानिस्तान से जुड़ रहा है। लेकिन एक के बाद एक गिरफ्तारी से ये लगता है कि ISIS का यह मॉड्यूल जल्द ही ध्वस्त होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, IS आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर के घर से 2 मानव बम की जैकेट, विस्फोटक, भड़काऊ साहित्य मिले हैं। साथ ही अबू यूसुफ की पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल ISIS आतंकी पकड़ा गया था दिल्ली के धौला कुआं इलाके से। अबू यूसुफ जिसका नाम था, आज उसके घर बलरामपुर में 2 मानव बम जैकेट मिली है, विस्फोटक मिला है, इसके साथ ही भड़काऊ साहित्य भी मिला है। लगातार इस मामले में जांच तेज की जा रही है और ये नया अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल बड़ा आतंकी अबू यूसुफ के घर से देर रात 2 मानव बम की जैकेट बरामद हुई है, जो बलरामपुर में उसका गांव है। साथ ही एक भड़काऊ साहित्य और पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट बरामद हुए हैं। हालांकि अब स्पेशल सेल और ATS की जो टीम है उसे दिल्ली लेकर रवाना हुई। एक बड़ा मामला और सामने आया। IS जो आतंकी है अबू यूसुफ, इसके गुमशुदगी का मुकदमा लखनऊ के काकोरी थाने में दर्ज कराया गया था और ये भी कहा जा रहा है कि इसके किसी सहयोगी करीबी ने दर्ज कराई थी और ये पूरी प्लान थी कि अबू यूसुफ गायब है। तो यूसुफ के जो लखनऊ का कनेक्शन है उसकी भी जांच शुरू कर दी गई और पूरी जानकारी लखनऊ पुलिस ने ATS को दी है कि लखनऊ में कब, कहां और किस ठिकाने पर रुका। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि राम मंदिर या फिर जो CAA को लेकर, दंगाइयों को संपत्ति कुर्क करने को लेकर और उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर्स में लोग मारे जा रहे थे विशेष समुदाय के, उसको लेकर इनके आकाओं ने इसे भड़काया था। लेकिन अब सब कुछ तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ हो रही है। बलरामपुर उसके गांव को चारों तरफ से सील कर दिया गया, लेकिन जब उसके घर से 2 मानव बम की जैकेट बरामद होने के बाद और विस्फोटक बरामद होने के बाद जो UP ATS की पुलिस है, STF है, वो पूरे गांव में डेरा डाले और उनके 2 लोगों को रात में और हिरासत में लिया गया था। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी,
गुजरात के दाहोद में पानी के तेज बहाव में एक ट्रक के बह जाने की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो ट्रक एक पुल से गुजर रहा था जिस पर पानी सैलाब की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। तभी पानी के तेज बहाव में ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। तस्वीरों में दिखा कि ट्रक तेज गति से पानी से भरे पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। पानी में गिरते ही ट्रक पूरी तरह से डूब गया। इस घटना के बाद पुल के किनारे खड़े लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ट्रक का ड्राइवर और उस पर सवार एक और आदमी सुरक्षित किनारे तक तैरकर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठियां चली। बताया गया कि बच्चों के झगड़े में परिवार के लोग भी शामिल हो गए और एक दूसरे पर लाठियां चला दी। इस मारपीट में कई महिलाएं भी शामिल नजर आईं और सभी लोग एक दूसरे पर लाठियां चलाते हुए दिखाई दिए। मारपीट के बीच एक महिला तो घायल होकर जमीन पर भी गिर गई, लेकिन महिला के गिरने पर भी मारपीट बंद नहीं हुई और सभी लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। थोड़ी देर जमीन पर पड़े रहने के बाद महिला फिर उठी और लाठी लेकर झगड़े में शामिल हो गई। काफी देर तक इसी तरह मारपीट के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और इन सभी लोगों को शांत करवाया। बताया गया कि मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस ने भी जांच तेज कर दी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक इमारत में आग लग जाने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इमारत की बेसमेंट में ये आग लगी, जो देखते ही देखते तेजी से फैल गई और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने इमारत की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से उठता धुआं आसपास फैलने लगा जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना की खबर मिलने के बाद वहां पुलिस और दमकल विभाग के लोग पहुंच गए, लेकिन आग को पूरी तरह बुझाने के लिए उन्हें इमारत में घुसने में परेशानी हुई, जिसके बाद मशीन की मदद से रास्ता बनाकर पानी की बौछार की गई। बताया गया कि आग लगते ही दुकानों में मौजूद लोग बाहर निकल आए थे, जिससे कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकानों में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रक चोरी के आरोप में एक आदमी की लोगों ने पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी सामान से लदा एक ट्रक चुराकर भाग रहा था। तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो भाग न सके और फिर उस पर खूब थप्पड़ और मुक्के बरसाए। हालांकि आरोपी ने कई बार लोगों से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन गुस्साए लोगों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आरोपी पर अपना गुस्सा उतारने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक चालक की निश्चित रूप से नियत जो है चोरी करने की रही होगी और जो ट्रक चालक पकड़ा गया है वो पुराना अपराधी भी है, उसके खिलाफ पुराने मुकदमे भी दर्ज है। बताया गया कि ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम की वजह से उसे पकड़ने में मदद मिली। कोरोना के खतरे के बीच जापान में ड्राइव इन सिनेमा की तर्ज पर ड्राइव थ्रू भूत बंगले का चलन बढ़ रहा है। कोरोना की शुरुआत के साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों को बंद कर दिया गया था, लेकिन नियमों में ढील मिलने के साथ ही वहां के भूत बंगले लोगों को दोबारा डराने लगे। राजधानी टोक्यो में तो ड्राइव इन सिनेमा की तरह ड्राइव थ्रू भूत बंगले की शुरुआत की गई, यानी वहां आने वाले लोगों को उनकी गाड़ी में बैठकर ही भूत बंगले का चक्कर लगवाया गया। इस दौरान डरावनी वेशभूषा में मौजूद कलाकार लोगों को डराते नजर आए। लोगों को डराने के लिए उनकी गाड़ियों के शीशों पर नकली खून तक फेंका गया। इससे पहले भूत बंगले में भी जरूरी बदलाव किए गए और कलाकारों ने भी नए सिरे से तैयारियां की। बताया गया कि इस ड्राइव थ्रू भूत बंगले के तरीके को लोग भी पसंद कर रहे हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोग उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठा कर ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी वहां दिखाई दिया। इससे पहले सैकड़ों लोग हाथों में कई पोस्टर लेकर एक साथ दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने पीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। कुछ लोग प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के मुखौटे के साथ भी नजर आए। चीन की महत्वाकांक्षा है कि दुनिया पर दादागिरी करना और इसी को पूरा करने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर
पर्दे के पीछे से आतंकवाद को तो बढ़ावा दे ही रहा है, साथ ही अपने लक्ष्य में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका को तहस नहस करने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। पूरी दुनिया जब वुहान शहर में फैले कोरोना से लड़ने की जुगत कर रही थी, तब चीन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशांत महासागर में एक छोटे से टापू पर अपना सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में जुटा था। इस छोटे से द्वीप का नाम है किरिबास। महासागर के बीच इस द्वीप की लोकेशन इतनी अहम है कि यहां सैन्य अड्डा बनाने के बाद चीन अमेरिका को घेर सकता है। अमेरिका की तबाही के प्लान में जुटा चीन। प्रशांत महासागर में सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी। अमेरिका के गुआम द्वीप की गांठ में किरिबास में चीन की टेढ़ी चाल। चीन की चाल को समझने के लिए आपको यह तस्वीर देखनी होगी। यह तस्वीर है किरिबास द्वीप पर पहुंचे चीन के राजदूत की। प्रशांत महासागर के इस टापू पर चीन के राजदूत का विमान जैसे ही उतरा, उनके लिए इंसानों को रेड कारपेट की तरह जमीन पर बिछा दिया गया और इन इंसानों की पीठ पर चल रहे हैं चीन के राजदूत तांग सोनगेन। देखिए किस तरह तांग सोनगेन के अगल बगल दो महिलाएं उनका हाथ थामे चल रही हैं और चीन के राजदूत इंसानों की पीठ पर चलकर किरिबास द्वीप की धरती पर कदम रख रहे हैं। राजदूत के साथ आए उनके पूरे डेलीगेशन ने भी ऐसा ही किया। किरिबास द्वीप समूह से आई इस तस्वीर के बहुत अहम मायने हैं। किरिबास के लोगों की पीठ पर इस तरह से चीन के राजदूत के चलने की तस्वीरें दुनिया भर में देखी जा रही है और इसकी सब जगह आलोचना हो रही है। ज्यादातर देश ये कह रहे हैं कि चीन के राजदूत का इस तरह से किरिबास के लोगों की पीठ पे चलने का मतलब है वो ये दिखाना चाहता है कि किस तरह से उसके विस्तारवाद की नीति है और लोगों की जमीन हड़पने की नीति पर वो काम करता है। लेकिन इसका एक बड़ा मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि ये किरिबास के लोगों की पीठ पर पैर नहीं बल्कि अमेरिका के सिर पर पैर रखना चाहता है और इसीलिए इस कोरोना काल में भी बेहद गुपचुप तरीके से चीन ने किरिबास में अपना दूतावास भी खोल लिया है। किरिबास एक आजाद देश है जिसकी आबादी करीब 1.25 लाख है। इस देश के राष्ट्रपति टेनेटी ममाऊ को चीन ने कर्ज के जाल में फांस लिया है। दरअसल चीन ने कुछ ही दिनों में किरिबास को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है। कोरोना के समय में मास्क, पीपीई किट भी किरिबास भेजे हैं। इस दौरान कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी भेजे गए और जून 2020 में दूतावास खोला गया है। चीन इस द्वीप के जरिए प्रशांत महासागर में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। अब तक चीन दक्षिण चीन सागर में हैनान द्वीप पर अपना सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना बनाकर इस इलाके में अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का नेवल बेस गुआम द्वीप पर है, जहां उसके जंगी जहाज और पनडुब्बियां तैनात हैं। और जैसे ही चीन दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है तो अमेरिका के जंगी बेड़े उसकी हेकड़ी निकालने पहुंच जाते हैं। इसलिए चीन चाहता है कि प्रशांत महासागर में अमेरिका को उसके घर के नजदीक ही घेरा जाए। चीन के लिए किरिबास द्वीप इतना अहम क्यों है, ये भी समझ लीजिए। किरिबास द्वीप प्रशांत महासागर में अमेरिका के नजदीक है। किरिबास द्वीप से अमेरिकन सैमोआ द्वीप समूह की दूरी मात्र 2300 किलोमीटर है।
अमेरिकन सेमोआ द्वीप के टुटुइला पर अमेरिका का बड़ा नेवी बेस है और इस द्वीप से वॉशिंगटन डीसी की दूरी सिर्फ 6000 किलोमीटर है। मतलब ये कि चीन अगर इस द्वीप पर अपनी पनडुब्बी, जंगी जहाज और बम वर्षक विमान तैनात कर देता है तो अमेरिका के लिए खतरा बढ़ जाएगा और प्रशांत महासागर में भी चीन दक्षिण चीन सागर जैसी मनमानी करके कई द्वीपों पर कब्जा करने की चाल चलेगा। कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका इस बात का पहले ही ऐलान कर चुका है कि चीन को जवाब देने के लिए अब एशिया में अपने सैन्य ठिकानों को वो बढ़ाएगा, अपनी सेनाओं को बढ़ाएगा। और अगर ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो अमेरिका प्रशांत महासागर में अपने सैन्य ठिकानों से चीन को जवाब दे सकता है और इसलिए चीन अमेरिका को ब्लॉक करने के लिए प्रशांत महासागर के किरिबास में सैन्य ठिकाना बनाने में जुटा है। चीन की विस्तारवाद की नीति 1940 के दशक से ही चली आ रही है। अपने पड़ोस के इलाकों पर कब्जा करने के साथ साथ उसकी नजर समुद्री व्यापार के रास्तों और सैन्य ठिकानों पर भी है। 2006 में जब वेन जियाबाओ चीन के राष्ट्रपति थे, तब से चीन किरिबास में अपना अड्डा जमाने की तैयारी कर रहा था और 14 साल बाद उसने किरिबास में कदम रख ही दिया। किरिबास में कदम रखने के पीछे चीन का एक बहुत बड़ा डर है, अमेरिकी सेना का नेवल बेस गुआम द्वीप। क्योंकि गुआम द्वीप पर तैनात नेवी के जंगी बेड़े और मिसाइलों का मुंह ट्रंप ने चीन की तरफ मोड़ दिया है। पाकिस्तान ने पहले कबूला था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर है, लेकिन अब पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की मौजूदगी को नकार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में बयान जारी किया गया है कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार झूठ बोलता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने कबूला था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, लेकिन अब एक और बयान सामने आया है जिसमें पाकिस्तान इस बात से नकार रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में होने की मौजूदगी को नकार रहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर चुका है, झूठ बोलता रहा है इससे पहले भी पाकिस्तान, और एक नया झूठ फिर से पाकिस्तान का सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, आखिर क्या वजह रही कि पाकिस्तान अपने दावे से पलट गया? देखिए, पाकिस्तान का कहना है कि पहले भी इस तरह की सूची नियमित तौर पे जारी की जाती रही है, क्योंकि जो आतंकवादियों की सूची है वो यूएन की तरफ से भेजी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान उस सूची को जारी करता है। जो प्रेस रिलीज अब से थोड़ी कल देर शाम जारी किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जो अभी भारतीय मीडिया को भी उपलब्ध हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि इसमें कई आतंकवादियों के नाम ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में है नहीं, फिर भी उनकी सूची यूएन से आती है या दूसरे जगहों से आती है और पाकिस्तान उसी सूची को अपने नोटिफिकेशन में जारी करता है। और ये माना है पाकिस्तान ने कि पहले भी इस तरह के नाम जो हैं वो नोटिफिकेशन में आए हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को पाकिस्तान ने खारिज किया है। और एक बार फिर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है पूरे मामले में कि कराची में दाऊद नहीं है, जबकि बार बार संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो सूची भेजी जाती है आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर, उसमें ये नाम बार बार आता है कि दाऊद इब्राहिम कराची में, और उसके 2 से 3 पते दिए गए होते हैं और उस पर कार्रवाई करने की बात की गई होती है। पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन में तो जारी किया है दाऊद इब्राहिम समेत बाकी आतंकवादियों का नाम, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने ये नहीं माना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। जी, हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये हादसा जिस फैक्ट्री में हुआ वहां कई कर्मचारी काम में जुटे थे। तभी अचानक आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में फैक्ट्री के चारों तरफ फैल गई। आग से उठ रहा धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं। सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद धधकते आग के फैलने के खतरे को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया।
लेकिन इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया। खबर है कि कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया और दमकल विभाग के लोगों ने काफी मेहनत के बाद आग बुझा दी। लेकिन इस हादसे में फैक्ट्री का काफी नुकसान हुआ। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।